Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 11th chapter of 12th history. The name of the chapter is Rebels and the Raj, the Revolt of 1857. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री में हुए एक बहुत बड़े रिवोल्ट जो कि 1857 में हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। पहले के 2 पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम रीड आउट करने वाले हैं अवध इन रिवोल्ट। अवध में जो रिवोल्ट हुआ था उसको अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि पूरे इंडिया में ये रिवोल्ट फैल चुका था, लेकिन अवध में ये बहुत बड़े स्केल पर हो रहा था। वहां पर हर कोई, चाहे वो पेजेंट्स हैं, तालुकदार हैं, जमींदार हैं, मीन्स अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान थे और बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर अवध में ये रिवोल्ट हुआ था। इसके पीछे रीजन क्या थे, तो ये सभी जो है हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आवर माउथ वन डे। चेरी यहाँ पर अवध के लिए यूज किया गया है। 1851 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध किंगडम को लेकर ये डिस्क्राइब कर दिया था कि ये जो चेरी का फ्रूट है वो एक दिन हमारे माउथ में आकर जरूर गिरेगा। और उसके 5 इयर्स बाद 1856 में पूरी तरह से अवध को एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। ये जो कॉन्केस्ट थी वो पहले जो है अर्ली स्टेजेस पर हुई, मीन्स उसके कुछ स्टेजेस को कॉन्कर कर लिया गया था। 1801 में वहां पर एक सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया गया था अवध के ऊपर। ये जो सब्सिडरी अलायंस होती थी इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती थी। जहां पर भी जिस भी रीजन में इस सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज किया जाता था, नवाब को ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होती थी। इन टर्म्स और कंडीशंस में क्या होता था, सबसे पहले जो नवाब होते थे उन्हें अपनी फोर्सेस नहीं रख सकते थे वो अपनी फोर्सेस, यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स की फोर्सेस होती थी और इन फोर्सेस की जो मेंटेनेंस होती थी वो पूरी की पूरी नवाब को ही करनी होती थी। और नवाब किसी दूसरे रूलर के साथ ना तो लड़ाई कर सकता था, ना ही किसी टाइप की कोई अलायंस कर सकता था। ओके, और जो ब्रिटिश रेजिडेंट होता था उसकी सलाह से ही जो कोर्ट होता था वो चलाया जाता था। अपनी आर्म्ड फोर्सेस के खोने के बाद नवाब जो है पूरी तरह से अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड रह गया था। अब वो अपने जो चीफ होते थे और जो तालुकदार होते थे, मीन्स जो नवाब और तालुकदार होते थे, उनके ऊपर से उसका कंट्रोल धीरे धीरे जाता चला गया था। 1801 में ये जो सब्सिडरी अलायंस इम्पोज की गई थी अवध के ऊपर, बीच में जो इसी टाइम के बीच में ब्रिटिशर्स पूरी तरह से अवध की टेरिटरीज को कंट्रोल करना चाहते थे, उसको एक्वायर करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल थी वो इंडिगो और कॉटन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इसीलिए अपर इंडिया के इस पार्ट को ब्रिटिशर्स एक प्रिंसिपल मार्केट के रूप में चेंज करना चाहते थे। 1850s तक हालांकि इंडिया के बहुत मेजर एरियाज जैसे कि मराठा लैंड, दोआब, कैनक्रेट, पंजाब, बंगाल, इन सबको कॉन्कर्ड कर लिया था और 1856 में जो है अवध को भी उसने कॉन्कर्ड कर लिया था। अब 1856 में अवध को कॉन्कर्ड करने के बाद अंग्रेजों को ये लग रहा था उनकी जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन है जो कि बंगाल से स्टार्ट हुई थी वो अवध पर जाकर पूरी तरह से खत्म हो गई है। द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी से लाइफ पूरी तरह से जा चुकी है। 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के ऊपर एनेक्सेशन कर लिया गया था तो वहां का जो नवाब था वाजिद अली खां, उसको डिस्थ्रॉन कर दिया गया था। डिस्थ्रॉन करने के बाद उसे कलकत्ता भेज दिया गया था और उसे जो है ये कहकर डिस्थ्रॉन किया गया था उसकी जो रूल है वो मिस गवर्न हो रहा है, मीन्स वो अपने रूल को अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। और एक और उसके लिए फैक्ट रखा गया था क्योंकि ये लोगों के बीच में अनपॉपुलर है, लोग वाजिद अली खां को ज्यादा नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो जब वाजिद अली खां को कोलकाता भेजा गया था तो अपने बिलव्ड नवाब को छोड़ने के लिए जो लखनऊ की जो जनता थी वो जो है कानपुर तक विदाई के सॉन्ग गाते हुए चली रही थी। ये जो वाइड स्प्रेड ग्रीफ और लॉस की सेंस फैली हुई थी, इसको बहुत सारे कॉन्टेम्परेरीज ने ऑब्जर्व किया था और उन्हीं में से एक ने लिखा था कि अब बॉडी से लाइफ पूरी तरह से जा चुकी है, यहाँ पर कोई भी ऐसी स्ट्रीट, मार्केट, हाउस नहीं है जो जहाँ की ये सेपरेशन की वजह से ये इकॉनमी ना फैली हो। पूरी की पूरी सिटी जो है रो रही थी अपने जहाने आलम की सेपरेशन पर। इन्होंने यहाँ जो सॉन्ग्स लिखे वो उनमें से एक सॉन्ग है और अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाल इन लिन्हो कि अंग्रेजों के आने के बाद उनके जो राजा थे उनको ले लिया गया है। ठीक है,
जो ये इमोशनल अपहीवल था, ये मटेरियल लूजेस भी इसकी वजह से हुए। मटेरियल लूजेस कैसे हुए कि जो भी राजा के कोर्ट में, नवाब के कोर्ट में काम करने वाले लोग थे, जैसे कि म्यूजिशियंस हैं, डांसर, पोइट्स, आर्टिसंस, कुक्स, रिट्रेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ये इन सभी को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था और वो अपने लाइवलीहुड को खो बैठे थे। मीन्स जिस वजह से उनकी रोजी रोटी चलती थी वो उसको पूरी तरह से खो बैठे थे। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड, जो फिरंगी राज आया, अंग्रेजों का जो राज आया, उसकी वजह से वर्ल्ड मीन्स हमारा जो ये संसार था, हमारे जो पुराने कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, ये पूरी तरह से एंड हो गए थे। अवध में जिन कस्टम्स को फॉलो किया जाता था, इवन पूरे इंडिया में जिन कस्टम्स को फॉलो किया जाता था, वो पूरी तरह से चेंज होते जा रहे थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद। सो यहाँ पर अवध का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फिरंगी राज आने की वजह से हमारा जो ये वर्ल्ड है, हमारा जो ये संसार है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। A chain of grievances in Awadh linked प्रिंसेस, तालुकदार, पीजेंट्स एंड सिपॉयज, ये जो दुख की जो चेन फैली, इसकी वजह से अवध में रहने वाले जो प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट्स, सिपॉयज थे, इन सबको आपस में जोड़ रखा था। वो डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वो सभी यही मान रहे थे कि फिरंगी राज आने के बाद उनका ये जो संसार था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसी चीजें जिनको वो वैल्यूड समझते थे, रिस्पेक्ट करते थे और जो उनके डियर थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ठीक है। A whole complex of emotions and issues, traditions and loyalties worked themselves out of the revolt of 1857 और 1857 के रिवोल्ट में ये इमोशन, इशू, ट्रेडिशन, लॉयल्टी, इन सब ने मिलकर काम किया और सभी लोगों ने, यहाँ पर रहने वाले पीजेंट, सिपॉयज, नवाब, जो भी यहाँ पर रहने वाले जितने भी सोसाइटी के सेक्शंस थे, इन सब ने मिलकर ही जो है रिवोल्ट में एक साथ पार्टिसिपेशन भी किया। ये जो अलाइन ऑर्डर था, मीन्स ये जो फिरंगी लोग थे, इन सब के खिलाफ इन सब ने विद्रोह किया था। ठीक है। द एनेक्सेशन डिस्प्लेड नॉट जस्ट ऑफ द नवाब, एनेक्सेशन की वजह से सिर्फ नवाब को ही डिस्प्लेस नहीं किया गया था, इवन यहाँ पर इस एरिया में रहने वाले जो तालुकदार थे वो भी डिस्पोजेस्ड हो गए थे, मीन्स उनकी भी पावर चली गई थी। अंग्रेजों के आने से पहले जो अवध का कंट्री साइड एरिया था, वहां पर बहुत सारी जनरेशन से, मीन्स बहुत लंबे टाइम से लैंड के ऊपर पावर तालुकदारों का ही होता था। तालुकदार यहाँ पर रिटेनर्स होते थे, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े फोर्ट्स बना लिए थे और अपनी ये जो ऑटोनॉमी होती थी उसको पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। जो तालुकदार नवाबों के अंडर आ गए थे, यानी कि जिन्होंने नवाबों की लॉयल्टी को मान लिया था और टाइम पर रेवेन्यू को पे करते थे, उन तालुकदारों के पास तो बड़ी बड़ी लैंड और बड़े बड़े जो ट्रुप्स थी वो हो गई थी। इवन कई जो बड़े तालुकदार थे उनके पास तो 1200 तक फुट सोल्जर्स होती थी और जो छोटे तालुकदार होते थे उनके पास 200 तक फुट सोल्जर्स होती थी। ठीक है। अब जब ब्रिटिश राज अवध में आया 1856 में, तो वो इनकी जो ये पावर थी उनको अनविलिंगली टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए एनेक्सेशन के तुरंत बाद तालुकदारों को डिसआर्म्ड कर दिया गया। मीन्स अब वो किसी टाइप के कोई सैनिक नहीं रख सकते थे और उनके जो फोर्स थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है। अब अपने एनेक्सेशन के बाद यहाँ पर नई लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज को इम्पोज कर दिया गया था। तालुकदारों की जो पोजीशन थी और अथॉरिटी थी उसे अंडरमाइन, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। एनेक्सेशन के तुरंत बाद रिवेन्यू सेटलमेंट, जो पहली रिवेन्यू सेटलमेंट थी जिसको कि समरी सेटलमेंट जाना जाता है, उसको 1856 में लागू किया गया था। इसमें तालुकदारों के पास जो भी जमीन थी, जो भी लैंड उनके पास थी, वो उनसे ले ली गई थी और उनकी जगह पर उनके जो असली मालिक थे उन्हें दे दी गई थी। समरी सेटलमेंट प्रोड्यूस करने के बाद तालुकदारों जो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको लग रहा था कि तालुकदार जो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और लोगों को अपने लैंड मिलने के बाद हमारे जो है रिवेन्यू में भी इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि रिवेन्यू तो इंक्रीज हुआ लेकिन पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब रिवेन्यू की मांग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। इवन 30 to 70% तक बढ़ा दिया गया था और 30 से 70% मांग बढ़ने के बाद क्या हुआ कि जिन एरियाज की लैंड अच्छी नहीं थी वहां पर भी पीजेंट्स को बहुत ज्यादा रिवेन्यू पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी हालत और ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। इसीलिए ब्रिटिश राज आने के बाद ना तो तालुकदार और ना ही पीजेंट्स कोई भी हैप्पी नहीं था।
ये जो तालुकदारों का डिस्पोजिशन हुआ था, इसका मीनिंग था कि पूरी तरह से जो सोशल ऑर्डर था वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया था, क्योंकि पीजेंट्स और तालुकदार एक लॉयल्टी के बॉन्ड से आपस में एक दूसरे से बंधे हुए थे। हालांकि ब्रिटिश टाइम आने से पहले तालुकदार पीजेंट्स को ऑप्रेस करते थे, अलग अलग रीजंस देकर उनसे बहुत सारे रिवेन्यू को कलेक्ट भी करते थे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि जैसे अच्छी बारिश ना होने की वजह से अच्छी फसल नहीं हुई है, तो उस टाइम पर उनके लोन माफ़ कर दिए जाते थे। अगर कोई भी फेस्टिविटीज़ आती थी, मीन्स कोई फेस्टिवल आता था, तो उस टाइम पर भी उनके जो लोन थे वो माफ़ कर दिए जाते थे और उनकी हेल्प भी की जाती थी तालुकदारों के द्वारा अगर पीजेंट्स को कोई नीड होती थी। तो ब्रिटिश रूल आने के बाद अब ना तो पीजेंट्स की किसी टाइप की कोई हेल्प होती थी, क्योंकि तालुकदारों के पास तो उनकी अथॉरिटी ही नहीं थी, वो तो कर ही नहीं सकते थे, और ब्रिटिशर्स भी किसी टाइप की कोई हेल्प उनकी नहीं करते थे। अब ना तो उनकी कोई हेल्प होती थी, ना ही फेस्टिविटीज़ पर जो उनके लोन माफ़ हो जाया करते थे या उनकी जो हेल्प हुआ करती थी वो भी नहीं हुआ करती थी। सो पूरी तरह से जो ये सोशल ऑर्डर था पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया था। ओके, 1857 में अब जो ये विद्रोह था पूरी तरह से फैलना शुरू हो गया था। जो ये विद्रोह था इसकी बागडोर अवध में तालुकदार और किसानों के हाथों में ही थी। बहुत सारे तालुकदार ऐसे थे जो नवाबों के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थे। इन तालुकदारों ने मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करने का फैसला ले लिया था। अवध के तालुकदारों ने बेगम हजरत महल को ज्वाइन कर लिया था, जो कि नवाब की वाइफ थी। हालांकि ब्रिटिशर से लड़ते हुए बेगम हजरत महल की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो डिफीट था वो रिमेन रहा था, वो चलता ही रहा था। ये जो ग्रीवेंसेस थे पेजेंट्स तक भी पहुंच गए थे सिपाही लाइंस के थ्रू, क्योंकि सिपाहीज में जो ये सिपाहीज रिक्रूट किए गए थे ये बहुत सारे अवध के विलेजेस से ही किए गए थे। इन सिपाहीज को कम सैलरी दी जाती थी, टाइम पर छुट्टी नहीं दी जाती थी। इसकी वजह से सिपाहीज जो है ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे, और ये गुस्सा गांव तक भी पहुंच गया था, पीजेंट्स तक भी पहुंच गया था, उनकी फैमिलीज तक भी पहुंच गया था। उनकी फैमिलीज तक जाने के बाद विलेजर्स ने इस रेबल में और ज़्यादा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। 1857 का रिवोल्ट होने से पहले 1820s के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स और इन सिपाहीज के बीच के जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो फ्रेंडली रिलेशनशिप इनके पास होते थे। जो उनकी लेजर एक्टिविटीज़ होती थी सिपाहीज की, जैसे कि रेसलिंग करना, फेंसिंग करना, शिकार के लिए जाना, इन सब में ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके साथ ही रहते थे। इवन कई ब्रिटिश ऑफिसर्स तो ऐसे थे जिन्होंने यहाँ की लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज को अच्छी तरह से जान लिया था और यहाँ के कस्टम और कल्चर से भी बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर थे, और वो जो है एक डिसिप्लिनियर के साथ साथ एक फादर का भी रोल प्ले करते थे। मीन्स 1840s तक सिपाहीज और ब्रिटिशर्स के बीच में जो रिलेशनशिप थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन 1840s में जो है ये चेंज आना शुरू हो गए थे। अब ऑफिसर्स के अंदर सुपीरियरिटी की सेंस आ गई थी। सुपीरियरिटी की सेंस आने के बाद ये सिपाहीज को एक रेडिकल इन्फीरियंस मीन्स जाति भेदभाव करना इन्होंने शुरू कर दिया था। बहुत गंदे तरीके से इनके साथ बिहेवियर करने लगे थे। गाली देना, फिजिकल वायलेंस करना एक कॉमन बात हो गई थी, जिसकी वजह से सिपाहीज के बीच में और ऑफिसर के बीच में जो गैप था, जो डिस्टेंस था, वो और ज़्यादा बढ़ गया था। और इसका एक उदाहरण, इसका एक एग्जाम्पल हम जो है मीरूत में हुए रिवोल्ट को भी देख सकते हैं, जहां पर ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सिपाहीज को बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई हाँ, इन बुलेट्स के ऊपर किसी टाइप की कोई काव और पिक का फैट नहीं लगा हुआ है, लेकिन सिपाहीज इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं हुए थे, क्योंकि अब वो ब्रिटिशर्स के कोई भी बात पर विश्वास नहीं करते थे। यहाँ पर एक और बात याद रखने की इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सिपाहीज और रूरल एरिया के बीच में जो रिलेशनशिप थे, जो लिंक्स थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि जितनी भी बंगाल आर्मी में सिपाहीज थे वो अवध और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के विलेजेस से रिक्रूट किए गए थे। इवन यहाँ की जो आर्मी थी उसको तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता था। उसके पीछे रीजन यही था कि यहाँ पर अवध और उत्तर प्रदेश से ही सैनिकों को रिक्रूट किया गया था, वहाँ के विलेजेस से ही रिक्रूट किया गया था। अब ये जो चेंजेस आए ब्रिटिशर्स के बीच में और सिपाहीज के बीच में, ये चेंजेस उनकी फैमिली तक भी पहुँच गए थे कि भाई हाँ, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है, छुट्टी नहीं दी जाती है, और जो ये नई कार्टेज उनको यूज करने के लिए दी गई है इसके ऊपर काव और पिग का फैट लगा हुआ है। ये सारी चीजें विलेजेस में भी फैलना शुरू हो गई थी और
इसीलिए जो उनकी फैमिलीज थे, इन्होंने सैनिकों का विद्रोह में साथ भी दिया। जहां कहीं भी विलेजर्स को ये पता लगा कि सैनिक विद्रोह कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वहां गांव से लोग आकर उनका साथ देते थे। इवन अगर सिटीज में भी उन्हें ये पता लगता था, टाउन्स में भी ये पता लगता था कि टाउन्स में रहने वाले लोग ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं, उनका रेबेल कर रहे हैं, तो वहां पर भी जाकर उन टाउन वाले लोगों का वो लोग साथ दिया करते थे। सो इस तरह से कलेक्टिवली सिपॉयज हैं, पीजेंट्स हैं, तालुकदार हैं, नवाब हैं, इन सब ने मिलकर जो है अवध में रेबेल किया था और बहुत बड़े स्केल पर किया था। सो इन्हीं रीजंस की वजह से अवध में जो है बहुत बड़े स्केल पर ये रिवोल्ट जो है फैल गया था। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है बंगाल सिपॉयज इन यूरोपियन स्टाइल यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म को दिखाते हुए जिस भी आर्टिस्ट ने इस पिक्चर को ड्रॉ किया है, पेंट किया है, वो यहाँ पर जो इंडियन सिपॉयज हैं उनका मजाक बना रहे हैं कि इंडियन जो है कितने भद्दे, कितने बुरे लगते हैं। इवन उन्होंने ब्रिटिशर्स की ड्रेस पहनी हुई है, फिर भी वो देखने में इतने ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे हैं। सो इस पिक्चर को यहाँ पर रेडिकल जो इंटरफेरेंस हो रही थी उसी को शो किया गया है इस पिक्चर के थ्रू। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप जो हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा और मेरे सेशंस आपके लिए यूजफुल है। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।